मेरी उम्र 23 साल है। प्रथम प्रयास में करने के पीछे मेरे पारिवारिक कारण रहे हैं। जब मैंने फोन लगाया तो खुशी से मेरी आवाज कांप रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। तो एक बार को पहले मेरी मम्मी को लगा कि हो सकता है नहीं हुआ है, इसीलिए ये रोते हुए कॉल कर रही है। तो इसलिए उन्होंने पूछा है कि हाँ बेटा बता। कि ये वही महिलाएं हैं जिनकी आवाज़ पहले दबाई जाती थी और आज जब ये बोल रही है ना तो इवन मैं और जितने ऑडियंस है बस सुनना चाह रहे हैं कि ये कुछ बता दें। शॉर्ट नोट्स बनाने की मैं सलाह इसलिए देती हूँ क्योंकि हर टॉपर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं मेंस की जो की मानती हूँ सक्सेस की, वो शॉर्ट नोट्स को मानती हूँ। सोर्स के लिए को कुछ बताओ, अगर किसी को मेंस को तैयारी करना है, सोर्स का चूज कैसे करें अपन कि ये वाला हमारे लिए बेस्ट है और आपने कैसे किया? आजकल क्या मेहनत से भगना चाहते हैं और रेडीमेड कुछ मिल जाए, कोई जादू की गुट्टी हो कुछ हो तो वो सिलेक्शन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट की डिमांड को समझें। हिस्ट्री अगर है, फैक्ट्स लिखने, ज्योग्राफी है, मैपिंग कीजिए। कि आपको अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके रखना है कि आप भंवरकुआ पे आते हैं तो उसी प्रभाव में ना बह जाएं कि कम से कम 5 वर्ष तो आपको लगेंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको ये नहीं सोचना है। अगर आप 100% अपना पहले ही प्रयास में दे देंगे तो आप पहले ही प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। आप राइटिंग इतनी प्रॉपर रखिए, टेस्ट सीरीज पहले से लगाइए कि आप इतने उसमें माहिर हो जाएं कि आप प्रॉपर उसको अटेंड कर पा रहे हैं। अधिकारी बनना तो ओके है, आदमी पढ़ता है बन जाता है। इट इज़ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टू बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एक अच्छा अधिकारी बनना बहुत कठिन है। अधिकारी शब्द से ही अहंकार जुड़ जाता है। वो गलतियां बताइए जो बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए और आपने कर दी। भाई नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रिजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रिजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पर आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिलने वाली है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 में जो भी सिलेक्टेड है या फिर एमपीपीएससी 2024 में। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत सीरीज हमारी चल रही है, उसमें टॉपर्स को हम बुला रहे हैं। आज के जो टॉपर्स हैं हमारे 4 डीसी हैं और एक डीएसपी है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, बाकी डिटेल में वो बताएंगे। बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा क्योंकि हम एक पॉडकास्ट करते थे तो उसमें एक ही टॉपर होता था, लेकिन इस सीरीज में आपके साथ 4 से 5 टॉपर्स होंगे। सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कहाँ उन्होंने गलतियाँ की, बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हमारे साथ में शुभम भाई है जो कि डीएसपी है, इधर अनुराग भाई हैं जो कि डीसी है, इधर मोना है जो भी डीसी है, और इधर हर्षिता है ये भी डीसी है, और इधर यशपाल भाई है जो भी डीसी है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। स्वागत है आप सभी का हमारी इस पंचायत के 3rd एपिसोड में। धन्यवाद। शुभम भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अर्जुन भैया, हमेशा हमें आप अपना प्लेटफॉर्म देते हैं अपने व्यूज़, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड एज एन डीएसपी। और आज 4 डीसी डेप्यूटी कलेक्टर महोदया के साथ डिस्कशन होगा, तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि सेशन काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पुलिस और सामान्य प्रशासन भावी जो होने वाले हैं सभी एक साथ, जो म्यूचुअल कोलैबोरेशन आज इस वीडियो में भी दिखेगा और उम्मीद करते हैं फील्ड पे भी वही दिखेगा। काफ़ी इंसाइटफुल सेशन होने वाला है। बिल्कुल शुभम भाई, धन्यवाद। अनुराग भाई आप बताइए। मेरा नाम अनुराग गुर्जर है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2023 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। मैं ग्वालियर जिले से संबंध रखता हूँ। डिस्कशन में मैं भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। मोना। नमस्कार, मेरा नाम मोना दांगी है और एमपीपीएससी 2022 में मेरा पहला प्रयास था, जिसमें मेरा चयन कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। अभी मैं पोस्टेड हूँ एज ए सीटीआई इंदौर में ही। और एमपीपीएससी 2023 में मेरा 2nd अटेम्प्ट था जिसमें मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। और मैं आप सभी दर्शकों को भी और अर्जुन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक मंच हमको उपलब्ध करवाते हैं। और ये जो पंचायत है सीरीज़ है, ये भी बहुत इनोवेटिव मुझे लगता है तरीका कि अलग अलग अगर टॉपर्स हैं तो दर्शकों को या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पता चलेगा कि अलग अलग स्ट्रेटजी से भी टॉपर्स बनते हैं। सबका पढ़ने का, काम करने का अलग अलग तरीका रहता है, तो मुझे भी नए नए तरीके जानने को मिलेंगे और आपको भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके लिए सबसे सूटेबल है उस तरह से स्ट्रेटजी बनाकर आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोना। हर्षिता आप बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता दवे है और मैं इंदौर की ही रहने वाली हूँ। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। सबसे पहले अर्जुन भैया आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, इतना इनोवेटिव ये प्रयास है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये लाभदायक हो अभ्यर्थियों के लिए जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभ्यर्थी आजकल लोगों की जर्नी सुनने से ज़्यादा लोगों की स्ट्रैटेजी सुनना पसंद करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो रणनीति रही है, हमारी जो स्ट्रैटेजी
टेक्नोलॉजी रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। यशपाल भाई। सभी को नमस्कार, मेरा नाम यशपाल है। जब एमपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी तो हम ऐसे पॉडकास्ट और शो देखते थे कि हमें कुछ वहाँ से सीखने को मिले। आज ही मुझे सौभाग्य मिला है कि आपके माध्यम से हम सभी मिलके एक जो प्रयास कर रहे हैं कि जो एमपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जो जर्नी में ऑलरेडी हैं, उनको हमारे द्वारा हमारे जरिए कुछ उनको नया सीखने को मिले और जो हमने गलतियां की हैं वो गलतियां वो ना दोहराएं। हम लोगों का भी इसी प्रशासन में जाना है, कुछ लोग पहले से हैं, बाद में टाइम मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है कि टाइम हम ना निकाल पाए। आपके द्वारा ये कोशिश की गई, आपकी पहल की गई। अभी जो हम लोगों के पास टाइम है और जो हम लोगों के पास लोगों को देने के लिए काफ़ी कुछ है। अभी हम लोग रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है और जर्नी अभी भी हम लोगों की स्टार्ट हुई थी, तो वो जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो जो गलतियां हैं, उन सबको हम लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकें ताकि लोग हमारे द्वारा लाभान्वित हो और जल्दी से सिलेक्शन लें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद यशपाल भाई। शुरुआत करते हैं शुभम भाई, कब आए आप इंदौर से? मैं कल ही दोपहर में 3 बजे पहुंचा, पहुंचते ही आपको कॉल भी किया था, बिल्कुल। याद होगा आपको। अभी बताइए, पहले आपका एडी में हुआ था सिलेक्शन, इसके बाद अब डीसी में, डीएसपी सॉरी, 4 डीसी है ना, तो हाँ, वो ध्यान में आ रहा है कि डीसी की साइड। आप पहले ज़्यादा खुश थे जब पहली बार सिलेक्शन हुआ था और जब सेकंड टाइम हुआ उस टाइम ज़्यादा खुश हुए? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनते हैं, वो खुशी तो आसमान में पहुँचा देने वाली होती है। एडी बनने मतलब ऐसा लगता है कि बस बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई है लाइफ में। बहुत सारे जो मॉडर्न डे इशूज़ हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। जल्दी से ज्वाइनिंग होगी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी आएगी, साथ में लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे। दूसरी बार जब डीवाईएसपी बना तो खुशी उतनी ही थी, क्योंकि वर्दी से शुरू से लगाव था। मेरे दादा फॉरेस्ट में डीएफओ से रिटायर हुए हैं, तो उनको मैंने बचपन से वर्दी में देखा है, वर्दी पहन के तैयार होकर जाना। तो अब मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वही चीज़ मैं फिर से पहनूंगा और समाज सेवा के लिए निकलूंगा, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अनुराग भाई, आप पहली बार दिख रहे हैं, शायद बाकी सब लोग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे नजर आए हैं। आप बताइए अपने बारे में कुछ खास बताइए। राज्य सेवा परीक्षा में यह मेरा प्रथम प्रयास था। हाँ। मेरी उम्र 23 साल है। प्रथम प्रयास में करने के पीछे मेरे पारिवारिक कारण रहे हैं। मेरे पिता की उम्र कुछ ज़्यादा है, वो एक बीमारी से ग्रसित भी है, अभी रिसेंटली उनको ब्रेन स्ट्रोक आया है। तो मेरे को उनके जीते जी कुछ ना कुछ बनना था कि वो मेरी सफलता पर इतरा पाए। तो उसके लिए मेरे ये प्रयास रहा कि मेरे को इस जर्नी को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी सफलता हासिल की जा सके, मेरे को उसको पाना था। तो मेरे को लगता है मैं सफल भी हो गया। प्रथम प्रयास में ही मुझे सफलता मिली है डिप्टी कलेक्टर। ड्रीम था आपका ये बनना? हाँ, ड्रीम मतलब जब प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी देखते हैं तो डिप्टी कलेक्टर तक तो मैं नहीं सोच पाता था। मैं सोचता था कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे। अच्छे गए हैं मेंस मेरे, मैंने अपने जीवन का बेस्ट लिख दिया है, तो पीडीएफ में आने तक तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन डिप्टी कलेक्टर तो इन रियलिटी में नहीं सोच पाता था। लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो कुछ ज्यादा ही देता है, तो मेरे को मिला। मोना, आप कहते हैं आपकी रील वायरल चल रही है, अभी भी चल रही है, उस चीज़ को वापस मैं रिपीट करवाना चाहूँगा आपसे, उस दिन को जिस दिन आपने आपकी मम्मी को कॉल किया था। बहुत ही स्पेशल दिन था। मैं अपनी क्योंकि माँ से बहुत लगाव है मुझे, उनके साथ ही रही हूँ बचपन से, कभी अलग नहीं रही। थोड़े समय के लिए मम्मी मेरी घर गई थी। हमारा पूरा परिवार आपको पता है जैसा इंदौर में ही रहता है, पूरे परिवार के साथ रह के ही मैंने तैयारी की है। पर तब मम्मी उस समय पर घर गई हुई थी, तो पिताजी घर पर थे। पहले मैंने उनको बताया और मेरी एक सिस्टर घर पर थी, मैंने उसको भी बताया, उसने ही रिजल्ट चेक किया था। और उसके बाद फिर सबसे पहले मम्मी को ही कॉल करना था, तो दीदी के फ़ोन पर मैंने फ़ोन किया था। इसलिए आपने रील में भी देखा होगा हाँ। कि मैंने कॉल किया और दीदी ने फ़ोन उठाया था, तो मैंने कहा हेलो मम्मी बोल रही हूँ क्या। हाँ। और आपने देखा जैसा बुंदेलखंडी जो डायलेक्ट है मेरा, हमारे घर पर बुंदेलखंडी में ही बात करते हैं, तो उसमें मैंने उसमें अपनी जो बात है वो कही कि मम्मी अब तुम डिप्टी कलेक्टर की मम्मी होंगी। चूँकि मम्मी दोपहर में ही मम्मी से बात हुई थी और पता था कि रिजल्ट आने वाला, इस तरह से चर्चा हुई थी। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह से। पर कहते हैं ना कि जब रिजल्ट आने वाला रहता है या फिर आ जाता है, अगर पॉजिटिव रहता है तो सभी के कॉल आते हैं आपके पास, तो 4 दिन तक आपका फ़ोन एकदम बिजी रहेगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर किसी का फ़ोन नहीं आता, आप अकेले अपने रूम में रहते हो और अपना जो असफलता है उसके साथ आपको अकेले डील करना पड़ता है। पर जब आपके माता पिता को आप पर विश्वास हो और वो दोनों परिणामों के लिए आपको आश्वस्त कर दें कि उनके साइड से कोई प्रेशर नहीं है, तो हमारी टेंशन भी कम हो जाती है। तो दोपहर में मम्मी ने मुझसे कहा था अगर हो जाता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, हमें क्योंकि हमने तुम्हारी मेहनत देखी है। तो अगर नहीं भी परिणाम जो भी आता है, हम दोनों हमको स्वीकार है और तुमको टेंशन नहीं लेना है कि अगर नहीं भी होता है। तो जब मैंने फ़ोन लगाया तो खुशी से मेरी आवाज़ काँप रही थी, मेरे हाथ काँप रहे थे। तो एक बार को पहले मेरी मम्मी को लगा कि हो सकता है नहीं हुआ है, इसीलिए रोते हुए कॉल कर रही है। तो इसलिए उन्होंने पूछा है कि हाँ बेटा बता क्या हुआ। वो पूछ रही थी, ऐसे बुंदेलखंडी बोल रही थी, हाँ मम्मी बोल रही हूँ, बोलो क्या हुआ। फिर मैंने बोला उनको बुंदेलखंडी में कि मम्मी अब तुम डिप्टी कलेक्टर की मम्मी होगी। और मम्मी ने बस वहीं पर, उनको लगा
के सारी प्रार्थनाएं सारे जो किए थे, मुझे लगता है पेरेंट्स की ही मेहनत ज़्यादा थी, हमारे तो क्या संघर्ष रहे, हमको बस पढ़ना है, सारी सुविधाएं पेरेंट्स हमको उपलब्ध करवाते हैं, तो उनकी मेहनत सफल हो गई। और अगर मैं उनको, मेरा सपना था ये पहले से ही, जब मेरा रिजल्ट पहली बार में भी आने वाला था इस तरह से कि मैं जब रिजल्ट आएगा तो मैं मम्मी पापा से कहूँगी कि देखो अब आप मेरे नाम पर फ्लेक्स कर सकते हो, बता सकते हैं गाँव पे। मतलब मेरे लिए इससे अच्छी गौरवान्वित करने वाली बात क्या होगी, इससे ज़्यादा प्राउड की कि अगर फैमिली गैदरिंग्स में मेरी मम्मी जा रही है, भजन में जा रही है, कहीं जा रही है और वो कह रही है कि मेरी बेटी डिप्टी कलेक्टर है और वो उस पर से प्राउड फील कर रही है, तो उससे बेहतर क्या चीज़ होगी। तो वो एक बहुत ही रॉ मोमेंट था। मेरी सिस्टर थी पास में, मैं कॉल लगा रही थी तो उसने रिकॉर्ड कर लिया रैंडमली, इसीलिए बहुत ही घर की भाषा में ही हम बात कर रहे हैं, अपनत्व का भाव दिख रहा है, लोग उससे इसीलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो रील इसीलिए इतनी वायरल हो गई है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबसे पहले आपने ही उसको डाला था। और मेरे मन में एक संशय भी था, दुविधा भी थी कि बहुत ही रॉ वीडियो है तो डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था कि हटा दीजिएगा रोल नंबर ढूंढने वाला जो पार्ट है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर पद प्राप्त करना सपना है हमारे लिए कहीं ना कहीं, और हमको विश्वास नहीं होता है। तो कॉल करने के बाद भी चौथी बार वो जो है मैं रोल नंबर चेक कर रही थी कि मैं एक बार फाइल में से एडमिट कार्ड निकाल लूँ और उसमें से चेक कर लूँ, जबकि दोपहर में मैं देख चुकी थी एडमिट कार्ड में से और मैंने याद कर लिया था रोल नंबर, पहले भी याद था पर रिवाइज कर लिया था और मैंने चेक कर लिया था कि नहीं मेरे ही, पर फिर भी एक बार श्योरिटी के लिए मैं फिर से रोल नंबर चेक कर रही थी, तो मैं फिर से फाइल में से चेक कर एक रही जो आपकी सिस्टर वो जो वीडियो बना रहे थे ना, और वो बोल रहे हैं आपसे कि नहीं नहीं मोना ही है और कोई मोना दांगी नहीं है। तो मैंने कहा वैसे कि नाम आएगा जब हम नाम सर्च कर लेंगे और देख लेंगे कि मोना रानी नाम की जैसे मौत वगैरह भी देते हैं, पता चल जाता है कि नहीं है कोई लड़की। पर मैंने उससे कहा कि एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई और मोना हो। मैं उसको ऐसा बोल रही थी कि नाम तो सेम है, सरनेम भी सेम है, तो वो इसलिए बोल रही थी नहीं नहीं तू ही है और कोई मोना रानी नहीं है, तेरा ही नाम है वो बुंदेलखंडी बोल रही तेरा ही नाम है वो और कोई मोना रानी नहीं है। तो वो भी इस तरह से इतना कॉन्फिडेंस थी मेरी सिस्टर्स भी मुझे लेकर, वो भी मेरी प्रेरणा का सोर्स रही, हमेशा साथ बनाए रखा। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक जितने भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने उस रील पर वो जो एक मूवमेंट था बहुत ही रॉ था, अपनत्व से भरा हुआ था, लाइफ टाइम जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी वो मिला था और आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, वो देखकर मैं और भी खुश। मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि वीडियो जो है इतने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, इतने लोग तक पहुँच रही है। तो मेरी मम्मी ने भी वो 500 बार देखी वीडियो, मेरी मम्मी कह रही 500 बार देख चुके हम वीडियो, बोले कुछ तो व्यूज़ उससे ही बढ़ रहे हैं। तो मेरे घर वाले भी वो मोमेंट को देख पा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने आवाज़ सुनी थी चूंकि सिर्फ, पर वो वीडियो देख रही है मम्मी अब, तो उनको एकदम लाइव हो गया है कि अब वीडियो भी देख ली और कॉल पर तो कर ही रही थी बात, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर्षिता, ऑफ कैमरा भी आपसे पूछा था मैंने कि आपका तो बैक टू बैक शेड्यूल चल रहे हैं, आप थकते नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं थकती। और किसी को मना भी नहीं करते हो। मैंने जहाँ तक देखा कि हर किसी को भले ही कोई सा प्लेटफॉर्म हो, छोटा से छोटा हो, नहीं तो लोगों को ये रहता है कि नहीं एक प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, हमारी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम इतने बड़े पद पे सिलेक्शन हुआ है, क्या ये बार बार हम ये चीज़ें करें, पर आप किसी को मना नहीं करते। जी देखिए, मेरा जिस दिन सिलेक्शन हुआ था उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ये जो समय मिलने वाला है सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग शुरू होने तक का, उसका मैं पूरा उसे यूटिलाइज करूंगी और समय का उपयोग करूंगी अभ्यर्थियों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी रणनीति पहुंचा सकूं, किसी को मना ना करूं, मुझ में जितनी क्षमता है, जितनी एनर्जी है उसका पूरा यूज़ कर सकूं, और वो मैंने किया भी। कई बार तो ऐसा भी हुआ बीच में कि मेरे गले में कट लग गए थे बोलते बोलते। अभी मैं आपको बता रही थी कि 1-1 घंटे जब बोलना होता है तो कट लग जाते हैं गले में, टॉन्सिल्स हो गए थे, बुखार तक आ गया था, इतना एक्सर्शन हो गया था। लेकिन मैं ये चाहती थी, जब मेरे पास हज़ारों में मैसेजेस आते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप हमें गाइडेंस दीजिए, तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है कि हज़ारों व्यक्तियों को एक साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सके। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जितने ज़्यादा मंचों से जुड़ूंगी उतना ज़्यादा मैं अभ्यर्थियों से जुड़ूंगी। तो मेरी यही रणनीति रही कि मैं लोगों तक अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जर्नी पहुंचा सकूं। यशपाल भाई, थोड़ा कुछ आप बता दो, फिर अपन मेंस पे आएंगे, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि थोड़ा सा हम काम की चीजें भी डिस्कस करेंगे, तो हमारा आना और आपका भी आना सार्थक होगा यहाँ। उस दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ था, तो लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, और शाम को जो कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट आउट की थी जो प्रोसेस से बाहर कर दिए गए, तो लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है। उस दिन मैं सैटरडे को भोपाल में रुका था, मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम था, तो उसकी तैयारी के लिए मैं घर नहीं गया था। सैटरडे को लग रहा था कि आज रिजल्ट आएगा, मैं लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था, 1-2 बार मैं चेक कर भी चुका था, बहुत एंजाइटी हो रही थी, बहुत टेंस माहौल था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हालांकि इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन फिर भी क्या पोस्ट अपडेट कर रहे हैं और आपको मनपसंद पोस्ट नहीं मिलती, तो आपको फिर से वही स्ट्रेटेजी वही सब मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ती। तो जैसी PDF खोली तो फर्स्ट पेज और वो उसमें आपका नाम टॉप पे दिख जाए, बहुत खुशी थी। और कहना चाहिए एक सपना होता है, सपने को पूरा होने का जो मोमेंट होता है बहुत स्पेशल होता है। घर वालों को मैंने कॉल किया
पापा को मैंने शाम को मैसेज कर दिया था कि आज रिजल्ट हो सकता है शाम तक आ जाए। पापा तो पहले से एक्साइटेड थे, सब घर वालों को न्यूज़ सुनाई, सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर सब लोगों से मिलना जुलना ये सब सिलसिला चलता रहा। एक ये भी था कि लोगों मेरे बारे में जानने से ज्यादा MPPSC के बारे में जाने और जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए वो फायदेमंद रहे, क्योंकि हमने जो अचीव करना था वो कर लिया। अब इसको आगे लोगों को डिलीवर करने की जरूरत है कि लोग उससे से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इसलिए आप जैसे आपका मंच है और भी बहुत सारे मंच है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों को इतना मतलब बेनिफिशियली काम कर रहे हैं। तो और चीज़ भैया मैं इंटरप्ट करूँगा, सॉरी, कि हमारे जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, सबने देखा जैसे सर ने बताया, फैमिली प्रेशर था, एक स्ट्रगल था, क्योंकि करके दिखाना था, पहली प्रयास में हुआ भी। मैम ने बताया संघर्ष था, हुआ पर कर लिया, सर ने, मैम ने, सब ने। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो हम पांचों अधिकारी सहमत हैं कि संघर्ष से हम घबराए नहीं, हमने संघर्ष को साथी बना लिया। तो वो जो स्ट्रगल था हमारा, वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया है कि जो हमारी सक्सेस की जो जर्नी थी, उसने उसको फैसिलिटेट करके जल्दी भी सफलता दिलाई है। बहुत अच्छा उदाहरण है, पहले प्रयास में डिप्टी कलेक्टर संघर्ष से घबराए नहीं तो कितना प्रेशर रहता है। तो जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देखेंगे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या हम सभी सहमत हैं कि संघर्ष से घबराना नहीं? बिल्कुल सहमत है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है ये संघर्ष। ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, करना है, हो जाएगा। मतलब कि अपन जितना अपना 100% दे सके, उससे पीछे नहीं होना। उसके बाद तो जो होगा सो होगा, लेकिन अपन अपना 100% दें, ये हमेशा कोशिश करें। और एक और चीज जो मतलब मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो मैं एक बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि ये वही महिलाएं हैं जिनकी आवाज पहले दबाई जाती थी, और आज जब ये बोल रही है ना, तो इवन मैं और जितने ऑडियंस है बस सुनना चाह रहे हैं कि ये कुछ बता दें। दिस इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और आपने अभी संघर्ष की बात की, तो मैं भी कहना चाहूंगी कि ये जो हम हमारी जर्नी बताते हैं, ये संघर्ष से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जितनी बाधाएं आपकी जर्नी में आएंगी, जितनी बाधाएं आपकी इस MPPSC या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यात्रा में आएंगी, उतना ज़्यादा आप निखरोगे, उतना ज़्यादा आप चमकोगे। तो आप संघर्ष से मत डरिए, बस डटे रहिए, एक दिन ज़रूर आपका भी सकारात्मक परिणाम आएगा। वैसे भी वो पंक्तियां भी इस तरह से कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या क्या गिरे गिरे जो जो घुटनों के बल चले। चले। तो मतलब जो योद्धा रहता है वही युद्ध में घुड़सवार रहता है, वही गिरता है। और छोटा बच्चा जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा? तो जो तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य बड़ा है, तो उसी के जीवन में आएंगी दिक्कतें भी। और ईश्वर ने देखा होगा कि उसके कंधे इतने मजबूत हैं कि वो उस भार को सह सकते हैं, तभी हमें ज़्यादा दिक्कतें हैं। यदि हमारे सामने चुनौतियाँ ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब हम सौभाग्यशाली हैं और हम अर्जुन हैं। हमारा चयन युद्ध के लिए हुआ है। यदि ईश्वर ने हमें इस काबिल समझा है कि हमें दिक्कतें ज़्यादा दी हैं, तो हमें उस पर, उनकी जो परीक्षा है उस पर 100% सफल गुजरना है। और हमको उनका जो विश्वास है ईश्वर का, उसको पूरा करना है, उसे फेल नहीं करना है। तो केवल अपने लिए नहीं, जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसके लिए भी पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, या फिर जो भी अपना लक्ष्य उसको प्राप्त करना है। जैसे महात्मा बुद्ध का एक वो भी है कि जीवन है वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ है। हम 12th करते हैं तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, अब आगे हमें और कॉलेज अच्छा जाने वाला है। कॉलेज करते हैं तो लगता है अब तो हो गया, अब हम जॉब में जाएंगे। हम अभी MPPSC में स्ट्रगल कर रहे हैं तो लगता है कि हमारा स्ट्रगल यहाँ से खत्म हो गया। मैं बताना चाहूँगा, आप एक ऐसी सर्विस में जा रहे हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपको एक ऐसी डिसीजन लेने हैं जो लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो संघर्ष बहुत छोटा संघर्ष है MPPSC। आपको इससे भी ज़्यादा आगे जाना है और लोगों की लाइफ में बहुत कुछ करना है आप लोगों को। आपको अभी ये संघर्ष का छोटा सा पार्ट है, आपको संघर्ष अभी और मतलब ये स्टार्ट हुई है जर्नी, छोटा सा पार्ट था, इसमें आप सक्सेस हुए हैं, आप एलिजिबल बने हैं कि लोगों की प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कर सकते। तो संघर्ष से तो कभी घबराना नहीं है। संघर्ष से MPPSC का संघर्ष कुछ नहीं होता है, जिंदगी को और संघर्ष देके जाए तो आप डटे रहिए और आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिले। मैंने भैया से एक वीडियो में भी बात किया था कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होनी, उनका नेचर बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम एस्पिरेंट थे तो हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, मेरे साथ थी, ऑलमोस्ट होती है। अब हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसे हम ज्वाइन करेंगे सरकार हमें सैलरी देगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अभी आपने बात करी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस, ऊपर से मतलब सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करना, और वो कंप्लाइंस होने चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वर्क लाइफ बैलेंस एक चैलेंज आएगा। तो चैलेंजेस तो सबूत है कि हम जिंदा हैं। जो व्यक्ति जिंदा रहता है वही चैलेंजेस फेस करता है। जो व्यक्ति की लाइफ खत्म हो जाती है उसको ना प्रकृति से प्रॉब्लम है, ना सोसाइटी से प्रॉब्लम है, शांत हो जाता है। आप संघर्ष कर रहे हो मतलब आप जिंदा हो।
और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि किसी बहुत अच्छे कवि ने कहा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो संघर्षों से घबराना नहीं। जब इतने अच्छे अच्छे उदाहरण है, मैं मैम लोगों को देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि मेरी भी बहुत सारे ऐसे फीमेल फ्रेंड्स हैं, बहन है, सभी को मैं बोलता हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ये कर ली है तो आप भी कर लो। और हम लोग जब सिलेक्टेड लोगों से भी बात करते हैं ना, तो एक बात कॉमन होती है, सब ये कहते हैं कि सबसे अच्छा समय जो था वो तैयारी का था, जब हम प्रिपरेशन कर रहे सफर थे। खूबसूरत अभी है आप लोगों मंजिल को से। लग रहा होगा कि कब सिलेक्शन होगा, कब सिलेक्शन होगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको समझ आएगा कि वो समय कितना अच्छा था जब हम तैयारी कर रहे थे। और उस समय पे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, जब आपका बिल्कुल। सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उस पर गर्व भी कर पाएंगे और खुद को थैंक्स बोलेंगे कि अच्छा है मैंने उस समय चुनौतियों से मैं डरा नहीं और लगा रहा, इस कारण से आज मेरा हो पाया। अच्छा, आप लोगों का मीडियम हिंदी। पता है? हिंदी है आपका भी? हिंदी इंग्लिश है। इंग्लिश है। शुभम भाई का इंग्लिश, आपका हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। 3 हिंदी मीडियम है, 2 इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, इक्वली मान लेते हैं हम, है ना। अब मेंस पे कुछ बात कर ले। आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है मेंस के बारे में, कैसे हमको चाहे शुरुआत करते कि मेंस को पढ़ना कैसे है, नोट्स को कैसे तैयार करना, ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें। नोट्स अगर बनाना नहीं आ रहा, कोई बिगनर है जो तैयारी कर रहा है, तो उसको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, सोर्स को लेके हम बात कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की थी, जो भी आपको लग रहा पाँचों को अब बता, शुरुआत कर दीजिए आप। MPPSC में मेंस, उसका नाम ही है मेंस, यानी मुख्य परीक्षा। इंटरव्यू आपके हाथ में होता नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाई है। तो मेंस बहुत ही क्रूशियल फेज है इस जर्नी का। तो मेंस में मैं मानता हूँ कि जो ये आपकी वॉर है मेंस, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, 2 वेपन आपके पास हैं जो बहुत ही क्रूशियल हैं। पहला PYQ और दूसरा सिलेबस। आपको सिलेबस से भटकना नहीं है, जो सिलेबस ओरिएंटेड ही नोट्स बनाना है। अब एक बार जब आपने नोट्स बना लिए, तो जैसे अपन को लाइफ में रियलिटी चेक्स मिलते हैं, वैसे ही हमें अपने नोट्स को भी चेक कर लेने चाहिए कि आर दे यूजफुल और नॉट। तो हम PYQ को देख लें कि जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, वो क्या हमारे बनाए हुए नोट्स से एड्रेस हो रहे हैं। अगर वो एड्रेस हो रहे हैं मेरे हिसाब से, तो हमारे नोट्स की जो बनने की प्रक्रिया है वो ठीक है। ये 2 स्ट्रेटेजी मैंने, जब मैं नोट्स बनाता था तब मैंने ये फॉलो किया था। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं, उन पर मैंने नोट्स बनाया। तो मैं देख लेता कि अगर पहले कहीं इस पर क्वेश्चन आया है, क्या मैं इतना पढ़ के वो लिख पाऊंगा। तो नोट मेकिंग में बहुत ज़रूरी मानता हूँ सेल्फ नोट्स। मतलब आप मार्केट से खरीदो, बट एक खुद के नोट्स जो है ना, वो आपको सिलेक्शन जल्दी दिलाएंगे। मैं भी सभी को यही कहती हूँ कि मार्केट में बने बनाए सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जो आपके खुद के, आपकी हैंडराइटिंग में खुद से बनाए हुए, मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हमने किन सोर्सेज से पढ़ाई की है। आप मार्केट से अगर कोई सिनॉप्सिस लेकर आ जाएंगे, आपको नहीं पता कि उनका सोर्स क्या है। हो सकता है आपने किसी और बुक से पढ़ा हो, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएं तो अपनी उसे, जैसा आपने PYQ का जिक्र किया, तो पहले उन्हें देखें। सिलेबस ओरिएंटेड नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाने की मैं सलाह इसलिए देती हूँ क्योंकि हर टॉपर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं मेंस की जो की मानती हूँ सक्सेस की, वो शॉर्ट नोट्स को मानती हूँ। जब वो 6 दिन होते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आता, इतनी सारी बुक्स होती है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। एक दिन में 10 यूनिट करनी होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हों, जिसे आप एक बार पलट भी लें तो आपका पूरा रिविजन हो, एक पेपर को आप पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। तो शॉर्ट नोट्स, और दूसरा आंसर राइटिंग। अगर आप घर पर आंसर राइटिंग नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी हैबिट बनती है, वहाँ कंपटीशन होती है, वहाँ आप स्पीड में किस तरह से आंसर्स लिखना है वो सीखते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम करते हैं, और आप दूसरों से सीखते हैं। क्योंकि कई बार दूसरों की कॉपीज़ में हमें कुछ ऐसा दिख जाता है जो हमारी कॉपी में नहीं होता, या हमारी कॉपी से दूसरे सीखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। मुझे लगता है सबका व्यवहार अलग अलग होता है और सबका याद करने की जो टेक्निक्स हैं वो भी अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे नोट्स से पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, पर मैंने जनरली नोट्स बहुत कम बनाए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिन्हें किताब से पढ़ना अच्छा लगता है, जो किताब से सीधा पढ़ सकते हैं। इवन दो मैंने तो कई यूनिट्स ऐसे भी कंप्लीट किए हैं कि यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट रहती थी मैं उनको पढ़ती थी, तो प्लेलिस्ट ही मैंने सेव करके रखी थी कि ये यूनिट इन प्लेलिस्ट से कंप्लीट होगी। तो कुछ यूनिट से ठीक है जिनके मैंने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और एक और चीज़, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो कभी भी फर्स्ट रीडिंग में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। पहली बार आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, आपको कैसे भी नोट्स नहीं बनाने हैं। जब सेकंड टाइम आप उसको कर रहे हैं तब आप लॉन्ग नोट्स बना लीजिए। और शॉर्ट नोट्स, मेरा ये मानना है कि जब आप 4 से 5 बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं, आप उनको याद कर चुके हैं, कंठस्थ कर चुके हैं, फिर एज अ रिवीजन के तौर पर आप उनको लिखिए, तो वो शॉर्ट में लिखा जाएगा और आपका हो जाएगा। अन्यथा आप पहली या सेकंड रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनाने जाएंगे, आप सोचेंगे मुझे 100 पेज के कंटेंट को 10 में करना है, तो आपको नहीं पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। तो हो सकता है कई बार आप ज़रूरी चीज़ें भी छोड़ दें। इसीलिए 4 से 5 बार रिवीजन करके जब याद हो जाएं चीज़ें 80%, तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सेकंड रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको खुद को ही समझ में नहीं आएंगे बाद में कि मैंने लिखा क्या है, आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे।
शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है अगर आपके 2 तथ्य लिखे हुए हैं तो आप उनसे 2 सेंटेंसेस बना पाए मुख्य परीक्षा में, तो शॉर्ट नोट्स आपके काम के हैं, अन्यथा आपके काम के नहीं है। और जैसा मैम भी बता रहे थे कि सिनॉप्सिस कभी मार्केट से नहीं लेना है, मार्केट से लेना है तो बुक्स लेना है, क्योंकि मार्केट के सिनॉप्सिस में आप फिर वहाँ पर जाके आपको 10 मार्कर का आंसर भी लिखना है, तो आप उसको फुल कर ही नहीं पाएंगे, आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, आप पैराग्राफ नहीं बना पाएंगे। एक तथ्य अगर लिखा है उसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता है तो आप 2 मार्कर कर लेंगे, हो सकता है 5 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, पर आप लॉन्ग आंसर्स नहीं लिख पाएंगे इस तरह से। तो इसलिए खुद से पढ़कर और 4 से 5 बार रिवीजन करके उसके बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसा कि सोम भाई ने कहा कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो पूरी जर्नी में साथ रहने वाले हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, ये तो रहेगा हमेशा। मतलब इनको जिसने अच्छे से ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया कि इनसे कैसे तैयारी करनी है, उसका चयन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो सिलेबस को वर्ड टू वर्ड फॉलो कर लेगा उतना कंसाइज पढ़ेगा, एग्जैक्ट पढ़ेगा, तो उतना रिवीजन ज्यादा कर पाएगा। जितना रिवीजन ज्यादा कर पाएगा उतना उसका जो सारांश है पेपर पे उतना इफेक्टिवली आएगा और वो शायद बहुत अच्छा करेगा उस चीजों में। जैसे एक शॉर्ट नोट्स में उन्हीं को जगह देनी है जिनको अपन अपने आंसर में लिखना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को जगह देनी है, उसी फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि जिस फॉर्मेट में अपन लिखेंगे उसी में आंसर कॉपी में आएगा। उधर आंसर राइटिंग के टाइम पे उतना टाइम नहीं रहता है कि अपन उधर फॉर्मेट बना रहे हैं, तो उसी फॉर्मेट में लिखना है, जिस फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे उसी में नोट्स लिखने हैं। फिर जो एक आंसर में होना चाहिए उन चीजों को ध्यान देना है, जैसे एक इंट्रो होता है, कंक्लूजन होता है, इनको पहले से अगर अपन रेडीमेड रखेंगे तो बहुत इफेक्टिवली आंसर कॉपी को कंप्लीट कर पाएंगे, उनको इफेक्टिवली कर पाएंगे। और मैम एक बार मैं क्या करता था आप लोगों को बताऊं कि मैं पीवाईक्यू की बुक ली थी मैंने, जिसमें मेंस के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, और मेरा टारगेट रहता था कि मैं जो डेली है ना 2 क्वेश्चंस तो लिखूंगा, तो डेली 2 लिखता था और उस पूरे क्वेश्चन को हाईलाइट कर देता था, मतलब मेरी बुक हरी होती जा रही थी। और जब मैंने पूरे पीवाईक्यूज लिख लिए थे ना तो मेरी पूरी बुक क्वेश्चंस के हरी हो चुकी थी, और वो हरी बुक देख के मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील होता था कि मैंने पूरे पीवाईक्यूज लिख लिए हैं। और इसका फ़ायदा मेंस में ये हुआ कि कुछ क्वेश्चंस जाहिर सी बात है एमपीपीएससी मेंस में रिपीट होते हैं, तो मुझे अपनी कॉपी में जो लिखा था वो सीधे वहाँ उतार के आना पड़ा। तो इसमें मेरा ना ज़्यादा समय लगा, ना मेरा वहाँ आंसर क्वेश्चन समझने में समय लगा, और जो मेरे एक लिखा हुआ है तो अपन जल्दी फ्रेंकली उस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, जल्दी से लिख भी गया। और एक सबसे ज़्यादा फायदा इससे ये हो जाता है कि जो अगला क्वेश्चन के लिए टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने जल्दी डील किया। एक जाहिर मैं समस्या सुनता हूँ लोगों से कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके दो बेसिकली वो मैं रीजंस मानता हूँ। पहला तो ये है कि आपकी राइटिंग ही स्लो है, तो उस पर काम करना है, स्पीड स्लो है। दूसरी चीज़, आप किसी एक क्वेश्चन पे जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो कि वो अगले क्वेश्चन का टाइम ले ले रहा है, इसलिए पूरा पेपर नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है पेपर पूरा होने पर? मुझे भी ये लगता है कि हम जो कंटेंट लिख रहे हैं वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेपर कंप्लीट करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग एक क्वेश्चन, जैसा आपने बताया कि एक क्वेश्चन इतना अच्छा आ रहा है कि उसमें हमने अपनी पूरी जान डाल दी, पूरा समय डाल दिया, लेकिन आगे के क्वेश्चन छूट गए क्योंकि और किसी क्वेश्चन का समय हमने उस क्वेश्चन को दे दिया। तो आपको बहुत ज़रूरी है। इंट्रो और कंक्लूजन की भी आपने बात की, तो मैं तो ये करती थी कि कोई टॉपिक है उसको मैं नेट पर डालती थी, उससे रिलेटेड कोई कोर्ट केस हो, कोई समिति का सुझाव हो, एथिक्स की अगर हम बात करें तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अगर इससे रिलेटेड कोई सुझाव दिया हो, नोलन समिति है उसने कोई सुझाव दिया हो, किसी थिंकर का कोई थॉट हो, वो आप कंक्लूजन में लिखिए या इंट्रो में परिभाषित कीजिए जो पूछा गया है। लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन से भी ज़्यादा 7 मार्कर में खास तौर पर जो मेन कंटेंट है उस पर फोकस कीजिए। आपका इंट्रो इतना बड़ा ना हो जाए, आपका कंक्लूजन इतना बड़ा ना हो जाए कि आपको जो मेन पूछा गया है, क्वेश्चन की जो डिमांड है, वही लिखने के लिए आपके पास स्पेस ना बचे। तो कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, वही मेंस है। आप कम शब्दों में कितना अच्छा, वर्ड लिमिट के अंदर कितना अच्छा लिख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 7 मार्कर में मुझे लगता है ये एक क्वेश्चन परिपूर्ण दिखना चाहिए। कई बार जैसे गुण या विशेषताएं पूछते हैं तो बच्चे गलती ये करते हैं कि 7 पॉइंट गुण के या फिर विशेषताओं के लिख के आ गए, तो वो देखने में उत्तर कॉपी चेकर भी जो है उसको अधूरा लगता है कि ये पूरा नहीं है। तो इसलिए उसमें 1 लाइन का इंट्रो और 1 लाइन का जो है निष्कर्ष आपको जरूर इंक्लूड करना है, तो उसे परिपूर्ण लगता है कि शुरुआत हुई है और यहाँ पर इसका अंत हुआ है। और कई बार वही है कि इंट्रो और जो रहता है निष्कर्ष रहता है, बच्चे 1 लाइन का नहीं बना पाते हैं, लंबा लंबा कर देते हैं, पॉइंट्स कम हो जाते हैं, पर वो नहीं करना है। प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि आप 1 लाइन में अगर कोई चीज़ पूछी है तो उस चीज़ की डेफिनेशन बता पाएं। ये हमेशा प्रयास करें कि इंट्रो में ये बताने का प्रयास करें, प्रश्न में जो मुख्य शब्द है जो पूछा गया है वो क्या है, जो भी पूछा गया है। संघवाद की अगर विशेषताएं पूछी गई तो 1 लाइन में प्रयास करें कि संघवाद क्या होता है उसको 1 लाइन में बताएं। उसके बाद विशेषताएं बताएं, और विशेषताएं हमेशा पॉइंट में बताएं जिससे कॉपी चेकर को आसानी हो। अगर उसको 6
पॉइंट दिखेंगे और 6 पॉइंट यदि तथ्यात्मक और वैलिड होंगे तो सही रहेगा। और अंत में निष्कर्ष में लिखें, और निष्कर्ष में यदि संघवाद से रिलेटेड कोई करंट की न्यूज चल रही है तो वो बता सकते हैं, या फिर किसी अन्य कंट्री का संघवाद है वो बता सकते हैं। तो इस तरह से जो निष्कर्ष रहता है उसमें कुछ यूनिक सी चीज बताएं। एक ये कर सकते हैं, और निष्कर्ष में एक समअप भी कर सकते हैं। आपने 5 जो विशेषताएं बताई हैं उनसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो बता सकते हैं। और तीसरे तरह का निष्कर्ष होता है इसमें भविष्य की राह बता सकते हैं। जैसे यदि चुनौतियां पूछी गई हैं प्रश्न में, तो यदि समाधान 7 मार्कर में, हाँ, तो आप उसमें फिर चुनौतियां और समाधान को समान वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि प्रश्न में केवल चुनौतियां पूछी गई है। लेकिन आपका आंसर चूंकि पॉजिटिव रहे, एक जो एंडिंग है वो सकारात्मक रहे, तो आप उसका जो निष्कर्ष रहेगा कि इन चुनौतियों के बावजूद भी ऐसा करके उसका जो समाधान है वो आप बता सकते हैं, या फिर उसके लिए जो प्रयास चला रही है भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, वो आप बता सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह छूटते थे? हाँ, बहुत हाँ, सारे ऐसा नहीं है, मतलब जनरली ये कहते हैं कि 100% जिसका पेपर हुआ है उसका सिलेक्शन तो पक्का है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो मान लीजिए साइंस के प्रश्न हैं जो एकदम ही हमसे बन ही नहीं रहे, तो उनको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, कई बार बच्चे 100% पेपर करके आ रहे हैं कि हमें बस लिखना था तो हमने कुछ भी लिख दिया है, तो उनको नहीं आता है, इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आता है। जो आप लिख रहे हैं वो सटीक हो, सही हो, कम से कम प्रश्न से रिलेटेबल हो। एक बेसिक तो ठीक रूल है, जैसे पेपर का नाम ही है सामान्य अध्ययन, तो हम सामान्य अध्ययन करते करते कब विशेष अध्ययन की तरफ मुड़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। पीएचडी करने लगते हैं हम लोग। उसमें पीएचडी नहीं करनी है। सबसे अच्छा है सिलेबस, उसका सोर्स सामान्य अध्ययन है, उसका सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आपको ये बात, आप जब PYQ देखेंगे आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे सिलेबस में लाइन दी हुई है कि मुगलकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था, तो सीधा सीधा प्रश्न आता है कि मुगलकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझाइए, मुगलकालीन राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था के बारे में समझाइए। कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है क्वेश्चन के टाइप में, लेकिन वही रहता है। आपको बेसिस अध्ययन नहीं करना है। लोग मुझसे मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछते हैं, मैं 4 पिलर बताता हूँ, मैंने भी किसी से अडॉप्ट किए थे। वो 2 पिलर सर ने कंप्लीट कर दिए, एक मैडम ने, एक सर ने। पहला PYQ देखेंगे, आप एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, एग्जाम की पहुँच, या एक अनऑफिशियल वर्ड में कहें तो एक बॉस की जो औकात होती है कि कहाँ तक जा सकता है, मुझे कहाँ तक घेर सकता है, एक वो हुआ। सिलेबस देखेंगे, आपकी लिमिट सेट हो जाएगी कि मुझे इतना पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाना। फिर मैडम ने बताया आपको टेस्ट लिखने हैं, आपको टेस्ट देने हैं, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो, या मॉक इंटरव्यू हो। और सर ने बताया रिवीजन, तो रिवीजन का इतना है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो 4 पिलर है, PYQ, सिलेबस, रिवीजन एंड टेस्ट। आप इन चारों चीज़ों को फॉलो कीजिए तो आपकी जो MPPSC की बिल्डिंग है वो बहुत मजबूत बनेगी और जल्दी निर्मित होगी। शिवम भाई, सोर्स के लिए को कुछ बताओ। अगर किसी को मेंस को तैयारी करना है, सोर्स का चूज कैसे करें अपन कि ये वाला हमारे लिए बेस्ट है, और आपने कैसे किया? देखो, सोर्स में तो ये मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने नहीं ली। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ज्योग्राफी के मेंस के नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं हमेशा 2-3 नोट्स उठाता था, उसमें से जिस टॉपिक का मुझे जिसका अच्छा लगता था वो अपने नोट्स में लिख लेता था। साथ में मैंने पूरी मेंस की जर्नी में ChatGPT और Gemini AI का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल राइट 10 बेनिफिट्स ऑफ हिमालयंस, ये मुझे किसी बुक में उतने अच्छे नहीं मिले जितने मुझे ChatGPT ने 10 पॉइंट निकाल के दे दिए विद एग्जाम्पल। तो मैंने ChatGPT के साथ उस जिन 3 नोट्स से मुझे जो मिला वो एक्सट्रैक्ट किया, और ChatGPT का सार उसमें एक्सट्रैक्ट किया, फिर अपने खुद के एक नोट्स बनाए, और 3 बुक जो मैंने ली थी वो अपने किसी दोस्त को दे दी। मेरे पास एक भी बुक नहीं है जो मैंने कभी खरीदी थी, मैंने बहुत सारे नोट्स खरीदे हैं और उससे नोट्स बना के उन्हें किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे दी। आज प्रेजेंट डेटा मेरे पास खरीदे हुए नोट्स तो एक भी नहीं है, हैंड रिटन नोट्स सारे हैं। तो ये आप एक नोट में क्लियर कर सकते हैं, मेरी सब क्लियर है। अनुराग मैंने भाई, तैयारी 2021 में चालू की थी, तो उस टाइम पे PSC के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो टॉपर्स बुक लिस्ट 2-3 टॉपर्स की डली थी, हर्षल सर की थी, संपदा मैम की थी, तो मैंने उनको 2-3 टॉपर्स की बुक लिस्ट को रेफर किया। फिर उनमें जो कॉमन चीज़ें थी, जो कॉमन सोर्सेज थे, क्योंकि लगभग टॉपर्स की बुक लिस्ट रिजेंबल कर जाती है, तो उनको देखा कि 2-3 टॉपर अगर सेम बुक को रेफर कर रहे हैं तो मतलब बुक में कुछ ठीक ठाक तो हो गई। फिर उसको पढ़ा अच्छे से, फिर अपने नोट्स बनाए कि एक आंसर की डिमांड क्या होती है, इंट्रो होता है, कंक्लूजन होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्कीम, एफर्ट्स, क्या हम कर सकते हैं, उसको आप अपने नोट्स में जगह दी। फिर ये कंटिन्यूस अपग्रेडेशन चलता रहता है, जैसे कि कुछ समझ में आ जाता है, जब अपन नोट्स पढ़ते हैं कि कुछ कमी रह रही है इसमें, तो अपन फिर उसको गूगल सर्च करेंगे कि इस पे हमें कोड चाहिए, इस पे हमें फ्रेजेस चाहिए, तो उसको ऐड करते रहे। टाइम के साथ में वो अपने एक परफेक्ट हो जाते हैं, जिसको अपन फिर रेडीमेड आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो वो टॉपर्स की बुक लिस्ट को रेफर कीजिए, उनमें जो कॉमन हो उनको पढ़िए, आपको भी पढ़ के अच्छा लगेगा कि ये सोर्स है जो हमें फुलफिल कर सकता है एग्जाम की डिमांड को, तो उसको रेफर कीजिए, हो जाएगा। लेकिन खुद से करिए, किसी के रेडीमेड शॉर्ट नोट्स की तरफ मत भागिए कि सर आजकल क्या मेहनत से भागना चाहते हैं और रेडीमेड कुछ मिल जाए, कोई जादू की गुट्टी हो, कुछ हो, तो वो सिलेक्शन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये तैयारी जो देगी वो आपने जो सोचा नहीं होगा उससे कुछ ज्यादा ही देगी।
इसमें मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँगा। हम यहाँ 5-6 लोग बैठे हुए हैं, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग है। हम क्या पचा सकते हैं और हमें क्या खाना चाहिए, हमारा जब खाने का जब वो पर्सनलाइज रहता है, कस्टमाइज रहता है, तो हम नोट्स को लेके क्यों नहीं होते हैं कि ये नोट्स हमारे लिए सूट करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे जो चीज़ याद है हो सकता है आपको याद ना हो, आपको जो चीज़ है हो सकता है याद हो, मुझे याद ना हो, मैं उसको अपने नोट्स में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप इस पे मत जाइए कि मुझे इसके नोट्स मिल जाए तो उसमें कोई जादू की छड़ी होगी जो पढ़ते ही साथ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये डिपेंड ऐसे नहीं करता है। आप खुद पढ़िए, खुद मेहनत कीजिए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप जब पढ़ेंगे तो आपको एज इट इज़ एग्जाम में याद आता है। मुझे याद आता है जैसे बहुत सारे प्री दिए मैंने, तो याद आता है कि एक वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पेज पे कहीं ऊपर लिखा हुआ था ऐसे क्वेश्चन, ऐसे याद आते हैं। आप खुद के लिए, मेरा मानना है जब आप पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें बहुत होती हैं। हम जैसे रीड कर रहे हैं तो रीड करते जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है। लेकिन यदि आप लिखते हैं तो आप एक बार यदि आपने ध्यान दिया हो, लिखते टाइम आपको हमेशा फोकस करना पड़ता है। आप बिना फोकस के कुछ लिख ही नहीं सकते। मैं आपको यदि मैं अभी इंट्रो भी दे दूँ तो भी आपको फोकस होकर सुनना पड़ेगा। तो आप एक बार सुनने में दिमाग लगाएं, एक बार लिखने में दिमाग लगाएं, तो जब इसका फिर रिवीजन होगा तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद होगी। तो लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस का नाम है मेंस है, तो लिखना है और लिखने से सब कुछ होता है। अर्जुन भैया ने शायद आपने मुझे कहा था कि आपके शॉर्ट नोट्स लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं तो आप और दे सकती हैं, लेकिन मैंने आपको यही कहा था कि मेरे शॉर्ट नोट्स सिर्फ मुझे समझ आएंगे। आप किसी और को वो पढ़ने को देंगे तो वो उन्हें समझ नहीं आएंगे, और अगर उन्हें अच्छे लगते भी हैं तो ये उनका शॉर्टकट है, मेहनत से बचने का तरीका है, जैसा आपने कहा। क्योंकि हमने जब मेहनत करके हमारे नोट्स बनाए हैं, हमारी राइटिंग में हमारी मेहनत से, हमारा टाइम दे के, तो आप भी ये डिजर्व करते हैं कि आप भी इतनी मेहनत करें, इतना ही टाइम दें अपने नोट्स को। तो खुद बनाइए, कुछ समय निकालिए, और आप उसे एक अलग पढ़ाई से हटकर मत देखिए। अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी आप पढ़ ही रहे हैं। जैसा आपने बताया, अगर लिखते हैं तो वो और ज़्यादा हम फोकस के साथ लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो वो भी आपकी पढ़ाई का एक हिस्सा है, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। उससे रिवीजन हो रहा है, सॉलिड हो रही हैं चीजें, और जल्दी याद आ रहा है और सब कुछ याद हो रहा है। और नोट्स को करंट से थोड़ा रिलेट करते रहे। जैसे यूनिट GIS GPS की एक यूनिट थी, तो मेरा हमेशा से रेडीमेड कंक्लूजन था इसका कि कूनो नेशनल पार्क में जो चीता आए हैं वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आए। होलकर डायनेस्टी पे कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा कंक्लूजन रेडी था कि अहिल्याबाई के नाम पे रिसेंटली अहमदनगर और महाराष्ट्र को रीनेम किया गया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चल रही थी, तो कोई भी इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा से रेडी था कि प्राइमरी सेक्टर का क्वेश्चन है तो प्राइमरी सेक्टर इज अ बून फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर इज, ये हमेशा रेडी है, इसको कोई सिखाएगा नहीं, ये सबने किया है, लेकिन आपको खुद से सीखना है। जैसे कोई कोट वगैरह है, जैसे करप्शन एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, तो करप्शन एक गलत चीज है, तो उसको कहीं और, कम्युनलिज्म भी तो इसमें फिट बैठ सकता है ना, कम्युनलिज्म एनीवेयर या थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी, तो ऐसे कोट्स भी बदल सकते हैं, तो उनको अपन चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। मुझे लगता है नोट्स के पीछे बच्चे बहुत भागते हैं कि कोई टॉपर बता दे एग्जैक्ट 10 बुक्स ये मैं पढ़ लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। पर मुझे लगता है कि मार्केट में जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य टॉपर बता रहा है, जितने भी नोट्स हैं, अगर 10 कोचिंग है, 10 कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, मुझे लगता है सभी अच्छे हैं, सभी नोट्स बहुत अच्छे हैं। गलती ये करता है बच्चा, एक ही बार में 10 कोचिंग की 10 बुक्स लेके आ जाता है और पढ़ता एक को भी नहीं है। और जब आप 10 किताबों को पढ़ेंगे तो उनमें कंटेंट सेम है, कहानी सेम है, हिस्ट्री में जो है कहानी सेम रहेगी, पर भाषा हर किसी की अलग रहती है, लिखने का तरीका अलग रहता है। तो जैसे सर ने बताया, जब हम टिक भी लगाते हैं प्री में तो हमारे सामने, हमारे माइंड में इमेज आती है, पिक्चर इमेजिनेशन करता है हमारा माइंड, उसको ग्रैस्प करता है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद करता है। तो जब आप 10 किताबों से पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग पिक्चर्स बनेंगी और आपका माइंड भी प्रोसेसर की तरह ही होता है कि जब स्टोरेज ज़्यादा रहेगी फ़ोन में तो लोड लेने में समय लगेगा, तो मेंस में भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको एक ही बुक से पढ़ना है। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया कि 3-4 बुक से नोट्स बना लिए, पर फिर जब आप रिवाइज़ करें तो वो एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज़ करें ताकि उसकी पिक्चर इमेज आपके माइंड में बन पाए। आज से 20 साल पहले जो सिलेक्टेड हैं, जैसे हमारे सर्कल में भी इंस्पेक्टर्स हैं, तो वो बताते हैं कि 20 साल पहले कंटेंट की बहुत कमी होती थी, बुक्स की बहुत कमी होती थी। यदि क्वालिटी भी पढ़ना है तो एक ही बुक रहती थी, उसी से पढ़ना है, और उसकी लैंग्वेज जिस बच्चे को समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो उनको बहुत कठिनाई आती थी। तो उस समय वो समस्या थी। पर मुझे लगता है अब समस्या ये हो गई है कि कंटेंट की अधिकता हो गई है, तो बच्चों में भटकाव बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ और 9 किताबें और हैं वो मैंने नहीं पढ़ी, और प्रश्न यदि वहाँ से आ गया तो ये सारे लोग इससे एग्री करेंगे। मुझे लगता है कोई भी एक बुक है किसी भी सब्जेक्ट की, 80% क्वेश्चन हर बुक में से आते हैं। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, 80% हर में से आते हैं, और 100% किसी भी बुक किसी से बुक नहीं से नहीं आते। आते हैं। यदि बच्चा ये सोचता है कि 10 किताबें पढ़ लूँ और 100% क्वेश्चन आ जाए, और नहीं आ भी जाएंगे उसमें से 100% क्वेश्चन, लेकिन आप याद ही नहीं कर पाएंगे, आप कैसे आएंगे? इससे बेहतर है सिलेक्शन 80% में हो जाता है। आप एक कोई बुक पढ़ें, उससे 80% क्वेश्चन आ रहे
रहे हैं, यदि आपने उस बुक को 10 बार पढ़ा है तो वो 80% आपसे बन जाएंगे, उतना ही इनफ है। आपको कोई देवता नहीं बनना है कि आपको 100% याद हो जाएगा, इंसानों का ही सिलेक्शन होता है, तो हमारे माइंड की कैपेसिटी उतनी ही है, इसीलिए कट ऑफ कभी 100% नहीं जाता है। मेंस का कट ऑफ 60-70% ही रहता है। तो अगर आप 80% किसी बुक से आ रहा है, उस पर भरोसा रखिए, आपने यदि ले ली है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर आपको उतना ही याद रह रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको भटकाव नहीं रहना, यहाँ वहाँ भटकना नहीं। सोर्सेस को लिमिटेड रखना है, रिवीजन को Limited ज्यादा रखना है। sources, सोर्सेस को multiple लिमिटेड, revision। रिवीजन को ज्यादा रखना टीआर फिलॉसफी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन फॉलो करें। एक और चीज़, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि बच्चे बोलते हैं सर हमने पढ़ लिया, नोट्स बन गए, अब जब जैसे ही वो मोमेंट आता है कि क्वेश्चन आया और हमको लिखना है तो हमारा पेन रुक जाता है 5 मिनट के लिए, सोचते रह जाते हैं क्या लिखना है। तो उन सभी को बताना चाहता हूँ कि ये स्थिति मेरे साथ भी होती थी। पहला आंसर जो मैंने लिखा था वो बहुत वाहियात और बहुत गंदा लिखा। आई डोंट थिंक सो कि पहले ही दिन से मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता। आप कोई लोगों भी ने नहीं पहला लिख जो सकता आंसर पहले लिखा दिन होगा, थोड़ी आज के कंपैरिजन में तो क्वालिटी कमी डाउन रहती होगी, है ना, क्योंकि मेंस इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। इसमें आपको समय धीरे धीरे कुछ ऐड ऑन करते हैं, जैसे मैम ने आपने बताया था कि टेस्ट सीरीज की किसी और की कॉपी में से कुछ चरा लो। थेफ्ट ऑफ सेम टू आंसर सेम राइटिंग कॉपी स्किल्स, किया है, फोटो ये एक खींच के ऐसी रख ली, चोरी इसमें है यही जो आपके करूंगा। जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएगी। हर बार चोरी खराब नहीं होती, आपकी कॉपी में कुछ अच्छी चीज मिलेगी, मैं चुरा लूंगा, मैं चुराता भी था बिल्कुल। तो ये हर फ्लो चोरी चार्ट खराब इतने नहीं अच्छे होती। अच्छे देखने को मिल लगता है, जाते हैं फोटो खींच दूसरों लिए की कि इसी को कॉपी अब में कि अगली इसको बार ये अब मैं क्वेश्चन आएगा तो बनाऊंगी। इसको अब अगली बार मेरी कॉपी में ये क्वेश्चन होगा। तो जैसे- मैं सभी से ये तो अपील सीखना करना होता है, चाहता मुझे हूँ। लगता है आप अच्छी चीजों से बिल्कुल। सीखते हो। जैसे जितना मेंस सीख की सको, मैं कोई देखता था सीख पेपर लो। 6 ज्ञान जहाँ से की मिलता है ऐसे ले लो। की, तो उसमें कुछ कोटेशन रहते थे, तो मैं देखता था कि किसी ने कोटेशन अच्छा लिखा है तो मैं उसको फोटो खींच लिया, उसका अपनी एक कॉपी थी उसमें रख लिया। जब मेरे निबंध लिखने का था तो मैंने वो याद आ रहा है कि वो ऐसा था कि धूप का जंगल नंगे पाँव एक ये बंजारा सेम कमला। मैंने लिखी है, ये सेम लिख के आया हूँ मैं। पेड़ बेचारा करता क्या, जंगल जंगल आग लगी थी, ऐसे करके थी, ये सेम लिख के आया था। तो ये है, बस सभी एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम पांचों ऑफिसर सहमत हैं। पहला आंसर कितना ही बेकार लिखो बट लिखना शुरू कर दो। जिस दिन लिखना शुरू कर दोगे ना, लिखते जाओगे, धीरे धीरे आपकी जो आंसर्स हैं वो रिफॉर्म हो जाएंगे। जब 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था मेंस का, तब मुझे याद है मैं इतना नर्वस था कि मेरा जो एफएलटी थी वो 3 घंटे की जगह 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट हो गई थी, और मैंने इतना घटिया लिखा था उसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैंने लिखा था। आज आप फिर जब डेप्यूटी मैंने कलेक्टर हैं, देखिए वही तो। जी सुधार हुआ होगा। ऐसे का जब मैंने improve सुधार किया- बहुत जरूरी है। जब इम्प्रूव किया तो 3 घंटे 10 मिनट लगने लगे। फिर उसको टाइम लिमिट में लेके आना था, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग सीखी कि ऐसे एक 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको हमें पार्ट में तोड़ लेना है कि उसमें कुछ पूछा है तो हमें उसको सेटिस्फाई करना है कि हाँ इतना इतना है, उसमें लिख दिया। उसके बाद फिर 1 पैरा 2 पैरा और 3 पैरा ऐसे करके आप डिवाइड कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन के आंसर में वैरायटी दिखेगी और लगेगा कि आपको उस फील्ड का नॉलेज है, और उस आप क्वेश्चन को यदि फुलफिल कर रहे हैं वो चीज़ चाहिए। जो पहले आप उसका जो कंटेंट है, जो मेन कंटेंट वो लिख दीजिए, उसके बाद आपको जो उसमें ऐड ऑन करना है तो वो ऐड ऑन करके कंक्लूजन करके आप उसको एंड कर सकते क्या और रहता साथ- है, एक चीज बात और- मैं सर बोलिए। ठीक है, हाँ बोलो। चलेगा। अब एक बार मैं सर बताना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे है और तरह तरह के प्लेटफॉर्म में टॉपर्स की कॉपी अपलोड रहती है, और एक जो फ्रेशर एस्पिरेंट वो कॉपी खोलता है ना, वो देखता है कि एक किसी पर्सन कोई भी हो सकता है वो टॉपर, उसकी हिस्ट्री की कॉपी देखता है, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, सारी चीज़ वो देखता है यार ये कितना अच्छा लिख रहा है और सारे सब्जेक्ट अच्छे लिख रहा है और क्या प्रेजेंटेशन है। वो तब लिख रहा था जब उसने 2 साल मेहनत Practice कर ली, की है। नोट्स बना ली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के बाद की उसकी वो कॉपी है, और हम देख लेते हैं फ्रेशर्स टाइम पे, हम घबरा जाते हैं कि ऐसा हम कभी लिख ही नहीं सकते। तो उन सभी एस्पिरेंट्स की एक दिन आपकी कॉपी भी वो रूप ले लेगी, बस खुद को समय दो पढ़ते पढ़ते। क्योंकि इन लोगों वो को कहते हैं ना, पता नहीं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। समय से होती है चीजें जो तो इसके लिए हमें समय पर लगता है होनी हमें अपनी जो पहली टेस्ट थी उसके कॉपी और मैच करना चाहिए। और अभी वाली बदलनी Match चाहिए। वही मैं बोलने वाला था कि पहला आंसर ऐसे लिख भी के रख मैंने लो, जब पहली बार फ्रेम लिखा कर था, लो। मैंने पहली बार जब ऐसे लिखा था 10 पेज का लिखना रहता है, चूंकि तो मैंने उससे पहले कभी लिखा नहीं था, तो मैंने लिखने के बाद जब चेक कराया अपने सहपाठी को और मैंने खुद ने भी पढ़ा, तो मैंने कहा मैंने ये क्या लिखा है, मतलब कॉपी पे अगर- मैंने क्या उद्दंड मचाया है। अभी भी हम हमारी पुरानी कॉपीज देखते हैं तो लगता है ये क्या लिखा है, अब तो और अच्छा लिख सकते हैं। फिर उनको मैंने डरना टॉपर्स नहीं की है। कॉपी देखी थी, तो उससे एक बार देखने में क्या होता है, कई बार जैसे ऐसे हमने नहीं लिखे हुए होते हैं, 10-10 पेज के हमने नहीं लिखे हुए होते, स्कूल में भी नहीं, कभी नहीं। तो जब टॉपर्स की कॉपी देखी तो एक समझ में आता है कि फ्रेमिंग किस तरह से करनी है। कंटेंट कई बार हमारे पास होता है पर हम उसको ढाल नहीं पाते उस तरह से, तो एक बार यदि हम देख लें, उसको हमारा माइंड ऑब्जर्व कर लेता है और उसको देखकर फिर हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं प्रैक्टिस से। पर वही है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से सुधार होते जाता है हमारी कॉपी में। एक चीज और है, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये तीनों सब पेपर मुझे लगते हैं कि ये डिसाइडिंग है कि आप Deciding कहाँ जाओगे मेंस में, कहाँ रैंक होगी, कहाँ सिलेक्शन होगा, वो ये तीनों पेपर डिसाइड करेंगे। पेपर 1, 2, 3 सब एवरेज स्कोर Average। करते हैं मेरे हिसाब से। हिस्ट्री 1 साल पढ़ेंगे और हिंदी को 1 महीना देंगे, बराबर का वो देगा। 300 में से उधर 150 ही आएंगे और इधर 200 में से 150 आएंगे पेपर 5 और पेपर 6 में।
अगर अपन ध्यान से दें तो हिंदी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कुछ अपना बेस्ट है तो उसको थोड़ा कम एफर्ट देने, जो अपना थोड़ा कम है उसको एवरेज पे लेके आना है, जो एवरेज पे सारी चीजों को ले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि बाकी लोगों को जब लगता है कि 3 पेपर हो गए तो हमारा पेपर खत्म हो गया, हमारी मेंस खत्म हो गई, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनके जब दूसरों के पेपर खत्म होते हैं तब उनके पेपर शुरू होते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 डिसाइडिंग है। और चूंकि मेंस की बात हो रही है तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर सब्जेक्ट की एक डिमांड होती है। बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट की डिमांड को समझें। हिस्ट्री अगर है, हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लिखिए, आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है, फैक्ट्स लिखिए। ज्योग्राफी है, मैपिंग कीजिए, मैप बनाइए, जितना हो सके मैप के थ्रू समझाइए। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपने किसी भी प्रावधान का जिक्र किया है आर्टिकल ज़रूर लिखिए, उससे आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। सोशियोलॉजी है, आप कोई भी थॉट लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, कारण लिख रहे हैं, प्रभाव, विशेषताएं, किसी सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिखिए, किसी समाजशास्त्री का नाम लिखिए। इसके अलावा पेपर 3 इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में डेटा लिखिए, जितना हो सके इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, बजट पढ़ लीजिए, डेटा याद कर लीजिए। साइंस है, फैक्ट्स लिखिए, फैक्चुअल है, हेल्थ पूरा फैक्चुअल है, आयुर्वेद वगैरह वो सब फैक्चुअल है। इसके अलावा एथिक्स है, एथिक्स में एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सत्यनिष्ठा लिख दिया क्या है लेकिन उसका कोई उदाहरण आपके पास नहीं है, आपने लिख दिया ईमानदारी क्या है लेकिन कोई उदाहरण आपके पास नहीं है, तो उसके मार्किंग कम मिलेगी। तो उदाहरण लिखिए। ये मुझे लगता है यही मैम है जो क्रक्स, बता रहे ये हैं, बहुत यही सब है। यही कि चाहिए। जो प्रश्न है ना उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ानी है। कोई भी फैक्ट ऐड करने से, कोई एग्जांपल ऐड करने से जो हमारा आंसर है वो बहुत ऑथेंटिक बनता है। तभी आप मतलब दूसरों से डिफरेंट कर तभी पाओ। डिफरेंट करते हो। कॉपी चेकर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रश्न में हवाबाजी की जा रही है। जो प्रश्न पूछा है, हमें जो प्रश्न में पूछा है वो लिखना है, वो नहीं लिखना है हम जो पढ़ के आए हम तो वही लिख के आएंगे, ये नहीं करना है। तो कॉपी चेकर को भी जब इस तरह से जो मैम ने बताया इंक्लूड अगर हम करते हैं आंसर में तो बहुत ऑथेंटिक लगता है और लगता है कि पढ़ के किसी बच्चे ने लिखा है, सिर्फ कहानी नहीं लिखी है। तो उस तरह से लिखना है आंसर। ये चीज़ मैम काम भी करती है। मैं मेंस में सर यही मैंने है 100 से 200 कोट्स मैंने निकाल के रखे थे। महात्मा गांधी के एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, जब भी नॉन वायलेंस की बात आती थी मैं ये लिख देता था। 100-200 कोट्स निकाल के रखे थे। पीआईबी से, इकोनॉमिक सर्वे, बजट से पूरे डेटा निकाल के रखे थे कि प्राइमरी सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर के फायदे आते थे, कंट्रीब्यूशन उन्होंने नहीं पूछा, मैं लिख देता था एक लाइन में, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उससे आंसर आपका ऑथेंटिक बनता है, सही डेटा। बस हाँ, डेटा की जब भी बात हो तो आप ऑथेंटिक और सोर्स कुछ लिखिए। पीआईबी हो गया जैसे गवर्नमेंट का सोर्स है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से जो भी डेटा आ रहा है, बजट निकाल लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे निकाल लीजिए, और जो विभाग हैं समस्त भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के, वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हैं, उनसे आप डेटा निकालिए। आप जब भी करंट पढ़ें तो बहुत ही विश्वसनीय जो सोर्सेस रहते हैं वहीं से पढ़ें, मुझे कहीं से भी न्यूज़ नहीं पढ़ना। मुझे ऐसा लगता है जो मैम ने बोला अभी, ये सारी चीजें जो बताई ना कि फैक्ट फिगर्स इसमें ये, तो ये अपने पास एक हैंडी टाइप की डायरी टाइप की होनी चाहिए। और पेपर 1 में जो अपने कोट्स हैं, जो भी है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको उस पर लिखा होना चाहिए। तो उस जब आप आंसर लिखने जा रहे हैं उस पेपर का, तो उसको अगर अपन ने रिवाइज कर लिया ना तो अपन जरूर अपने आंसर्स में डाल के आएंगे। अगर अपन बड़े नोट्सों में से देखेंगे तो फिर वो रह जाता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सबके डेडिकेटेड बना लें कि ये पढ़ के पहले जाना है, और यही मार्क्स एक्स्ट्रा फेच करते हैं। जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज का भी ऐसा होता है कि आपने कोई टेस्ट लिखा, उसमें कोई अच्छा सा आंसर लिख दिया, तो आपको वो आंसर याद रखना है। आप उसको ऐसे मतलब एक सेव मॉडल आंसर हो गया। मॉडल आंसर मान के चलिए, क्योंकि वो आपको याद रहेगा, उसकी फ्रेमिंग याद रहेगी। तो आप मेंस में जब जो आप लिख रहे होंगे आंसर, टाइम भी बचा। हाँ टाइम बच जाएगा। और दूसरी बात मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि प्री मेंस इंटरव्यूज का सिलेबस सब अलग अलग होता है, हम इसकी अलग तैयारी करें, उसकी अलग तैयारी करें। मैं बताना चाहता हूँ इसका, यदि आप अभी भी जैसे बैठे हुए हैं अपने इन्वायरमेंट से कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी ही डेवलप हो रही है। आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे, वहाँ 4 मेंबर होंगे और बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, आप उनके सामने बैठेंगे तो आपने जो ऑल ओवर अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा हुआ है, उनको वो एक्सपेक्ट चाहिए। आप क्या हो, आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। आपको जो तैयारी कर रहे हैं, आप जिस बात पे चल रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ें मिलती जाती हैं, हम लोग अपना व्यक्तित्व संवारते आते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू कंसोलिडेटेड स्टडी बहुत जरूरी। बिल्कुल ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऐसे हम आयुष्मान भारत पढ़ते हैं, प्री मेंस का क्वेश्चन आएगा कि योजना कब स्टार्ट हुई। यदि ये हेल्थ में जाएगा तो इसका डिटेल आ जाएगा 11 नंबर में कि इसके बारे में बताइए। और इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी कौन कौन है, कितना लाभ मिलता है, फैमिली को मिलता है। ऐसे तो ऑल ओवर जो आप पढ़ रहे हैं उसका ही गहन अध्ययन करना है आपको। ईमानदारी से पढ़ें तो किसी भी फील्ड में आपके काम में आ जाएगी, ये मैंने और देखा है। मुझे लगता है कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं या फिर जो कॉमन टॉपिक्स हैं, यदि उनके कॉमन नोट्स ही रहते हैं प्री मेंस के लिए, तो वो बहुत फायदे भी देते हैं। क्योंकि मेंस के समझ वाली चीजें हैं कई, जो प्री में कई बार समझ वाले प्रश्न आ जाते हैं, तथ्यात्मक नहीं रहते हैं। आप विकल्पों को हटाकर एलिमिनेशन मेथड से आप टिक कर सकते हैं। और इसी तरह से मेंस में प्री के नोट्स काम में आते हैं, क्योंकि अगर आपके पास तथ्यात्मक जानकारी है प्री वाली, उसको आप अपने आंसर में अगर यूज करेंगे तो दूसरे से आपका
आपका आंसर अधिक ऑथेंटिक लगेगा और सही लगेगा। और जब हम मेंस revision पढ़ भी लेते हैं easy तो है। प्रीलिम्स के मार्क्स भी बढ़ जाते हैं अपने आप, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ मेंस पढ़ने मेंस वालों ने पढ़ने पढ़े। वालों को। अभी ऐसे एक पैटर्न चेंज हुआ है, आपको सब जानते हैं कि अभी 3 मार्कर का 2 मार्कर हो गया है। तो जो 2 मार्कर है वो बिल्कुल प्री हो गए कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें आपको एक शब्द है, एक सेंटेंस लिखना है, तो उससे आपको कंप्लीट करना है। तो प्री और मेंस में ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा, पेपर 5 और इसको छोड़ के। पढ़ने और के लिए समय भी बहुत मैनेज हो जाता है कि प्री में अभी जो नोट्स रिवाइज किए हैं मेंस में उनको तुरंत रिवाइज कर लो, और केवल जो टॉपिक ऐसे जो डेडिकेटेड मेंस में ही है जैसे उद्यमिता हो गया, एथिक्स हो गया, उनको आप पढ़ने के लिए ज्यादा समय दे सकते हो। और ये जीएस के सब्जेक्ट का आपको बस रिवीजन करना रहेगा अगर आपके कॉमन नोट्स अभी नहीं है। मैं आपको रोकना रोकना इसलिए चाहूंगा कि अगर बातें करते गए तो हो सकता है 4 घंटे भी निकल जाए, पता ही नहीं चलता ना। कोशिश करना थोड़ा सा समय कम लेके आप अपना अकॉर्डिंग, माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानना उधर से स्टार्ट करना जब कि तक मैं गलतियां किसी सोच को लूं। समय कम मिला। ये आगे कोई गलती नहीं है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन एरोगेंट और समझ लेगा, कोई इनकी क्या एरोगेंट और गलती समझ है? लेगा, आपकी कोई गलती नहीं है। कोई एरोगेंट और समझ लेगा। तो उधर से स्टार्ट क्यों? करना, सोच लूं जब तक। इसमें तो इनको वहाँ कुर्सी डाल फर्स्ट अटेम्प्ट में डीसी की क्या तो गलती होगी? लिटरली कोई एरोगेंट समझ लेगा, इसलिए कह रहा हूं उधर से मैं जब तक सोच लूं कि क्या होगा। कुछ गलतियां नहीं है। बोले ये गलती मत करना कि कोई गलती ना करो, वरना बोलोगे क्या इंटरव्यू में जाके फिर ये गलती नहीं फिर उधर से शुरू करने का मतलब बोलना मेरे जैसे पड़ेगा। हो जाओगे वरना। अब हम बात करते हैं कुछ आप लोगों से जो भी गलतियां हुई जो ये बाकी लोग ना करें। हो सकता है जैसे अनुराग भाई का पहला अटेम्प्ट में हो गया, आपका शायद 2 या 3 अटेम्प्ट में हुआ है, दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, आपका पहले सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड में, मोना का सेकंड में। कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, वो गलतियां बताइए जो बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए और आपने करी। 2-3 गलतियां जो मैं बताना चाहूंगा, मैं मतलब की और मैं शायद करता उनको, जो मैंने नहीं की टाइम पे सुधार ली। एक तो है कि आपको अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके रखना है कि आप पेपर टाइम से पहले ज्यादा ही पहले ना कर लें कि आपका कुछ भी लिख दिया आपने, या फिर ऐसा भी है कि आपका क्वेश्चन ना छूट जाए। तो एक टाइमिंग का रहता है, आप राइटिंग इतनी प्रॉपर रखिए, टेस्ट सीरीज पहले से लगाइए कि आप इतने उसमें माहिर हो जाए कि आप प्रॉपर उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दूसरा वर्ड लिमिट का रहता है। वर्ड लिमिट का मैंने एक वर्ड पकड़ा कि मैक्सिमम लिमिट दी हुई है उसमें कि मैक्सिमम 50 शब्द में लिखना है, मिनिमम का उसमें नहीं दिया हुआ कि मिनिमम आपका आंसर जितने शब्द में प्रश्न को सेटिस्फाई कर पा रहा है आपको उतने ही बस शब्द लिखने हैं। जैसे मैं 2022 का बता रहा हूँ कि पहले एक मॉडल कॉपी दी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब हम मेन पेपर में गए तो वहाँ पे पूरा पेज दिया हुआ था, लेकिन मैंने जो किया था कि मुझे वर्ड लिमिट रखना है, मैंने सिर्फ 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फ्लो चार्ट बनाया और एक कंक्लूजन बस किया। उसने ऐसे एक वर्ड स्पेक्ट्रम पूछा था, लाइट स्पेक्ट्रम, तो उसमें मैंने फ्लो चार्ट उसके नाम पूछे थे, वो नाम लिखे बस एंड किया। एक और मुझसे गलती हुई थी 2022 के उसमें मेंस में कि मेरे पेज चिपके हुए रह गए थे, तो मेरे 5 मार्कर छूट गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने स्पीड में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जैसे आपको नए प्रकार की कॉपी मिलती है आप घबरा जाते हैं कि मुझे इसको पूरा करना है, तो उस पूरा करने के चक्कर में, हालांकि वो सेकंड पेपर से मैंने उसको देखा कि ऐसे, क्योंकि कॉपी उस टाइम पे 2021 में थोड़ी रफ कॉपी आ गई थी, तो लोग उसका बोलते थे कि ये कॉपी ऐसे तो अच्छी, पेज के चक्कर में वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी आ गई। तीसरा ये है कि आपको लिखते टाइम आपकी राइटिंग नीट आनी चाहिए। अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ कि पहले जो हार्ड कॉपी है वो आपकी फिजिकल कॉपी चेक होने जाती थी तो दिक्कत नहीं होती थी, अब ये हुआ है कि आपकी स्कैन कॉपी है वो स्क्रीन पे जाएगी चेक होने के लिए। तो यदि आप लिखते हैं और कभी ऐसा हुआ बाय मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक होती रहती है कि आपकी कॉपी अच्छे से प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाई, तो वो पढ़ने वाला इतना एफर्ट नहीं लगाएगा आपको क्वेश्चन को रीड करने में, आंसर रीड करने में, तो हो सकता है उसकी गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो आप नीट लिखिए, अच्छी पेन यूज कीजिए, जैसे मैंने पेंटो ने किया था, स्मूथ चलता है वो, तो थोड़ा ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें हैं जो कंटेंट आपका पूरा होना चाहिए टाइम लिमिट में। आप एक बार जैसे आपका पेपर होता है तो एक बार आप रिजेक्ट कर लीजिए। हर्षिता आप बताइए, ओवरऑल मेंस की ही बात नहीं है, कुछ भी लग रहा है आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, 2-3 गलतियां जो लग रहा है कि नहीं है ये गलती मुझसे ज्यादा बड़ी हुई थी जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया था और मैंने उस अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि मैंने कंसोलिडेटेड स्टडी नहीं की थी, मैंने प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस किया था। यही कारण था कि मेरा प्रीलिम्स तो पहले ही अटेम्प्ट में निकल गया था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रीलिम्स मुझे लगता है कि अगर कोई कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करे तो 3 से 4 महीने में पढ़ा जा सकता है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। लेकिन मेंस बहुत बड़ा सिलेबस है, मेंस का अप्रोच प्रीलिम्स से बहुत अलग है। मेंस में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगाने हैं, मेंस में आपको लिखना है, पूरे 6 पेपर लिखने हैं। आपकी राइटिंग स्किल, आपकी स्पीड, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कंटेंट, सब कुछ मायने रखता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंसोलिडेटेड स्टडी करें, ये गलती ना करें कि सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते रहें। लोगों की ये धारणा होती है कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगी तो मेंस कैसे देंगे, पहले प्रीलिम्स तो निकले फिर मेंस पढ़ लेंगे, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। कंसोलिडेटेड पढ़ें, प्रीलिम्स भी पढ़ें, मेंस भी पढ़ें,
साथ साथ पढ़ते चले। साथ ही दूसरी गलती मैंने ये की थी कि मैंने सिनॉप्सिस नहीं बनाए थे 2023 में। मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ लूँगी, बहुत मोटी बुक है, इतनी बार रिविजन हो गया है तो 6 दिन में भी पढ़ ही लूँगी। लेकिन जब वो मेंस के 6 दिन आए तब इतनी मोटी मोटी बुक्स रखी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। तो मैंने 24 में इन्हीं गलतियों पर काम किया। सिनॉप्सिस पूरे बनाए मैंने। इसके अलावा मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ाई। मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा लगाई और यही कारण था कि 24 में मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ। आप बताइए। मुझे लगता है जो बच्चे करते हैं जनरली कि आपको हार मानने से पहले हार नहीं मानना है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। मेरा 22 का प्री मेंस दोनों निकले थे और मेरा इंटरव्यू था और मेरे मन में ये भावना आ गई थी, नए बच्चों के मन में जो अक्सर आती है, एक सेल्फ डाउट आ गया था कि मेरा पहला प्रयास है तो मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ। जिस व्यक्ति का 5वां प्रयास है, जिसने 5 मेंस दिए हैं, 5 इंटरव्यू दिए हैं, तो वो अधिक अनुभवी है और मुझे ऐसा लगता था वो मुझसे अधिक योग्य है, तो उसका सिलेक्शन होगा और मेरा नहीं होगा। तो इंटरव्यू के लिए जो तैयारी जब मैं कर रही थी, तैयारी तो कर रही थी पर मुझे लगता है पूर्णतः समर्पित नहीं थी। समर्पण में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ गई थी, क्योंकि मन में इस तरह का भाव आ गया। तो लेकिन जब मेरा पहले 2022 में सिलेक्शन हुआ और मेरा कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ, तो मैंने देखा मेंस में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरव्यू में मेरी ही गलतियों के कारण मार्क्स कम रह गए थे। और तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जिसका सिलेक्शन जब होना होता है तब हो जाता है, जब वो मेहनत करता है, जिस अटेम्प्ट में 100% समर्पित रहता है उसका तब हो जाता है। तो यदि नए बच्चे कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो ये ना सोचें, भंवरकुआ पे आते हैं तो उसी प्रभाव में ना बह जाएं कि कम से कम 5 वर्ष तो आपको लगेंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको ये नहीं सोचना है। अगर आप 100% अपना पहले ही प्रयास में दे देंगे तो आप पहले ही प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि उदाहरण है आपके सामने कहीं जिनकी कोई गलती नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है। तो मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट में फिर वही समर्पण के साथ तैयारी की, साक्षात्कार की, तो हुआ भी मेरा फिर वही है कि आप त्याग और समर्पण 2 चीजें हैं, मुझे लगता है दैट इज कंपलसरी फॉर द सिलेक्शन। अगर आप वो करते हैं, जीवन में प्राथमिकता आपका लक्ष्य रहता है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होता है। तो किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, केवल खुद को उस योग्य बनाना है कि पद आपका चयन करे, आप पद का चयन न करें। अभी शुरुआत करने से पहले जब शुरुआत हो रही थी कि गलतियां बताएं, अनुराग भाई जो बैठे हैं इनको पता बोल रहे थे कि गलतियां, मुझे तो मेरी गलतियां हुई ही नहीं। पहली बार में डीसी बन गया, पहले अटेम्प्ट में डीसी। गलती का मौका ही नहीं। इस जर्नी में मैंने जो भी सीखा है वो मैं बताता हूँ। जो 90% क्वेश्चंस होते हैं वो प्रेडिक्टेबल रहते हैं और हमारे पढ़े हुए सोर्स से आते हैं। जो 10% रहते हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। हम वो 10% के पीछे ना परेशान हो कि ये कहाँ से आया था, ये वाला सोर्स निकाल के लाना है। जो 90 है भाई, उनमें से 80 सही करने हैं अपने को, फिर अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ये ऐसा है। और औरों की गलतियों से सीखना है, खुद गलती करके सीखने का इंतजार नहीं करना है। इन लोगों ने जो भी गलतियां बताई हैं उनसे सीखना है अपन को, वो क्रक्स है। तो फिर अपन को टाइम कम लगेगा और अपना सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। इन्होंने दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखा है, इसलिए खुद इसलिए गलती कर ही इनकी नहीं कोई पाए। गलती नहीं हुई। एक चीज, आपको नहीं लग रहा कि आपको कुछ पॉलिटिक्स में जाना था? नहीं, आपकी आवाज से ऐसा लगता है। नहीं अभी बुलंद आवाज। अभी उस बारे में नहीं सोचा। विधायक कुछ चंबल क्षेत्र का इफेक्ट है, वो चंबल नदी के पानी में। got selected in my very first attempt, 22 वाला पहले ही था, बट स्टिल आई डू मेड सम मिस्टेक्स। और वो गलती ये थी कि मैं पहले क्वेश्चन में जैसे कुछ भी पूछा गया, मैं जो आता है वो लिख देता था। मुझे मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्योंकि मुझे तो 2 पेज भरने रहते थे। तो मैं PS अकेडमी से पढ़ा हूँ, सर ने बहुत डांटा, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ तो मैं क्या आता है। तो आजकल मैं बहुत सारे कॉपीज देख रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम जोक्स। तो बच्चे क्या है, उनको जो आता है, फॉर एग्जांपल पंचायती राज से कोई क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। हमने उसमें पूछा है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, वो फ़ायदे लिख के या जो आता है वो लिख देते हैं, इस कमेटी ने रिकमेंड किया। वो नहीं करना। ये मेंस पे चर्चा हो रही है, मेंस की गलतियों पे चर्चा हो रही है। तो मैं सबसे सटीक आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जो पूछा गया है वो लिखें, जो आता है वो ना लिखें। क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए। क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो उसके फ़ायदे नुकसान बोले और लास्ट वे फॉरवर्ड वाला कंक्लूजन लिख दें। आपको उसके मेरिट्स पूछे हैं तो मेरिट्स लिखें, सारी चीज़ें लिखें। क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए। आपका ज्ञान नहीं है कि जितना भरा रखा है 4 साल में वो उसी में सब लिख देना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि 2 पूरे सटीक पेज भर देने हैं, जगह ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा। एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन आंसर्स लिखें, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चन एड्रेस हो जाना चाहिए, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। एक चीज़ जो मुझे शुभ माइंड से पता चली थी, ये अभी 23 वाला जो रिजल्ट आया इसमें मेंस में सबसे हाईएस्ट, मतलब 4th नंबर पे, शायद 4th या 5th में मतलब अच्छा स्कोर है इनका मेंस में, शायद आ गई। बट एक और लास्ट कोई बात नहीं, आप ये भी देखें, हाँ ये भी देखिए, बिहाइंड द सीन भी देखें, कोई दिक्कत नहीं। आप भी पीजिएगा। चाय है ना, अदरक वाली है, इलायची वाली है, पता नहीं क्या वाली है, कौन सी है। G6 6 चाय, एक पानी की बोतल आ रही है तुम्हारे पानी की बोतल बाकी आ रही है। हम ले लेंगे, ले लेंगे भाई। वहाँ और भी लोग बुला रहे हैं आपको। धन्यवाद आप। थैंक यू। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। एक और मैं बोलूँ, उठा कुछ लीजिए। चल रही है क्या वीडियो? हाँ चलेगी, वो तो होगी ही नहीं। खुद से ऑनेस्ट रहें इस प्रिपरेशन में, बहाने ना ढूंढें,
अगर अपन कुछ गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों को सोचें और एड्रेस करें, ये दूसरों से जस्टिफाई ना करवाएं कि मेरा इस अटेम्प्ट में इस कारण से रह गया कि मैंने पढ़ नहीं पाया था, मैं सीरियस नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं। जो गलतियां हैं उनको माने कि हाँ मेरे से गलती हुई है, अगर मेरे कुछ कमी है तो गलती हुई है और मैं उस पर काम करूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। अगर अपन डिसबिलीफ में ही रहेंगे कि कुछ गलती नहीं हुई है, ये उस कारण से हो गया, ये उस कारण से हो गया, तो फिर अपन गलतियों को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर सफलता से दूर जाते जाएंगे। मुझे लगता है इस इंटरव्यू में सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अर्जुन भैया ने पूछा वो गलतियों का ही पूछा, क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो यूपीएससी में एक प्रश्न आया था ऐसे में लिखने के लिए कि कोई व्यक्ति है यदि और उसमें अपनी जो गलतियां हैं उसको स्वीकार करने की क्षमता और उनमें सुधार करने का साहस है, तो ये दो चीज़ें ही व्यक्ति को सफल बनाती हैं। ऐसे में लिखने के लिए प्रश्न आया था और उस लाइन को मैंने अपनी पूरी पीएससी की तैयारी में एक की पॉइंट की तरह, फ्रेम की तरह कि इस पर मुझे चलना है, उसके अकॉर्डिंग बना लिया था। तो एक लाइन में अगर किसी को कोई पूछे कि कैसे पीएससी क्वालिफाई करना है तो यही है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, क्षमता रखिए उनको स्वीकार करने की और उनमें सुधार करने का साहस करिए, और जैसे जैसे आप सुधार करते जाएंगे तो आप उस योग्य बन जाएंगे। और आत्म अवलोकन बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, कोई और आपको नहीं आकर बताने वाला, कोई और आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे कि ये आपकी गलतियां हैं आंसर राइटिंग में, लेकिन आपको पता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। और अगर आप आत्म अवलोकन नहीं करेंगे तो फिर वो जर्नी वही पंचवर्षीय योजना बनकर रह जाएगी, क्योंकि आप उसी स्ट्रैटेजी से चलते जा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, लेकिन गलतियों को पहचानना है और गलतियों पर काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी गलतियों से अगर आप सीख सकें तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। पंचवर्षीय योजना को लेके अर्जुन भैया हंस रहे हैं कि मेरा पंचवर्षीय योजना हो गया। अरे मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, नहीं, समय होता है सबका। सबके संघर्ष अलग अलग है, सबकी मैं ऐसे परिस्थिति बोलना अलग चाहूंगा है। एक चीज है कि लेकिन ये आपको जर्नी जितनी शॉर्ट बहाने नहीं देना है, बहाने नहीं ढूंढना है। बहुत मेंटल आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए। आप जब रात में अपने बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो आप एक आत्मचिंतन कीजिए कि आपने आज क्या पढ़ा, क्या लगा। आपको दूसरों को जवाब नहीं देना है, आप खुद को जवाब दीजिए कि आपने क्या आज दिन का यूटिलाइज किया, आपने क्या पढ़ा। सिलेबस इतना बड़ा है, छोटी छोटी यूनिट में हम बांट के उसको करते हैं, तो हम जब एक हम मोटिव लेते हैं कि आज हमें ये करना है, एक लक्ष्य बना लेते हैं कि आज मुझे यूनिट निपटानी है। आप देख लीजिए 100% रिजल्ट, 100% टारगेट अचीव नहीं होगा, लेकिन आप 80% 70% भी कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी आप रेगुलर उसको कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो खुद के प्रति ईमानदार रहिए, आपको दूसरों को जस्टिफाई करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर हम एक दिन में 16 घंटे पढ़ लें और उसके बाद आपने अगले 10 दिन पढ़ाई नहीं की तो वो 16 घंटे व्यर्थ हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप रोज पढ़ें। और एक बात और है, व्हेन यू आर डूइंग मिस्टेक्स इट मींस कि यू आर ट्राइंग। गलतियां कर रहे हो तो आप रेस में हो कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे भी एमपीपीएससी में एस्पिरेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम वेरी रिच फैमिलीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो ट्राई नहीं कर रहे तो गलती क्या करें। गलती करने के बाद कभी भी उस पर ज़्यादा अफसोस नहीं करना है, रोना गाना नहीं है, उसको सुधारने के लिए काम कर देना है, अपना 100% देना है, फिर जो होगा वो अच्छा ही होगा, फिर वो भगवान की मर्जी। और जब रिजल्ट आता है तो उसको खुले मन से स्वीकार भी करना है। यदि आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी हुआ है तो विश्वास मानिए ईश्वर ने इससे बेहतरीन भविष्य में आपके लिए कुछ सोच रखा है और आप इससे कोई बेहतर कार्य करने के लिए बने हैं। पर पीएससी की तैयारी के साथ हमारी जो स्किल्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो या हार्ड स्किल्स हो, उनको डेवलप इतने अच्छे से कर लें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से बना लें कि अगर मुझे ये नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई इससे बेहतर कार्य कर लूँगा। जब व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है, बोला था शुरू में, हाँ। बदल जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है, इतने टॉपर्स के साथ में किया, अक्सर देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। सिलेक्शन के पहले व्यक्ति क्या था, जिनसे जुड़ा हुआ था, और सिलेक्शन के बाद हो सकता है जो देखने वालों को, जो सिलेक्टेड देख रहे हैं, उनको बुरा लगे ये चीज़, लेकिन ज़्यादातर लोग बदल जाते हैं, स्वीकार करते हैं। आप इस चीज़ को, होता है क्या ऐसी चीज़? मुझे लगता है व्यक्ति वही रहता है, व्यक्तित्व बदल जाता है, क्योंकि मुझे लगता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो हमारी लाइफ अलग तरह की रहती है, हम पर जिम्मेदारियां उतनी नहीं रहती हैं कंपैरेटिवली। और जब आप 24/7 किसी जॉब में हैं, सिविल सर्विसेज, तो जॉब भी ऐसी है कि 24/7 आपको काम करना है, तो जिम्मेदारियां उसके ऊपर इतनी रहती हैं, परिवार भी मैनेज करना है, काम भी मैनेज करना है। अगर तहसील को भी कोई व्यक्ति संभाल रहा है या जिले को व्यक्ति संभाल रहा है तो उसकी जनसंख्या हजारों में होती है, कई बार लाखों में होती है। इंदौर जैसे यदि महानगर है तो उसकी जिम्मेदारियां यदि आपके कंधे पर है तो आपको वहाँ भी समय देना है। मुझे लगता है बदलाव वाली होना बात चाहिए, अभी बदलाव होना चाहिए, वो अच्छा बदलाव होना चाहिए, नेगेटिव सकारात्मक परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। उत्तर देना चाहूँगा मैं आपकी बात का।
कि आपने बोला कि सिलेक्शन के बाद टॉपर्स बदल जाते हैं, तो आई वुड से इट इज ओके टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर। अधिकारी बनना तो ओके ओके है, आदमी पढ़ता है बन जाता है। इट इज वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टू बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एक अच्छा अधिकारी बनना बहुत कठिन है। अधिकारी शब्द से ही अहंकार जुड़ जाता है। जब बहुत सारे हमने देखे ऑफिसर जो अहंकार, मतलब जनता को जितने प्यार से, कलीग को जितने प्यार से आप ट्रीट कर पाए, वो सफल अधिकारी आप तब बनोगे। अभी हम सब अधिकारी बने, हमारी सफलता कुछ समय बाद डिसाइड होगी कि हम कितने सफल अधिकारी बन के उभर के निकल पाए। एक लाइन पढ़ी थी कहीं मैंने, व्यवहार से ही निकले। धरा पर होकर धरा के ना हुए तो किसके हुए। एक सफल अधिकारी धरा पर रहता है। यदि लोग आपको सुनना चाहते हैं और लोग आपसे मिलके उनको एक खुशी होती है, तो आप समझिए कि आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और सिलेक्टेड ही क्यों, कोई सिलेक्टेड नहीं भी हो, उससे भी आप वही, सिमिलर जिनने ही हो, आप इंटरव्यू दिया कहाँ के वो हो, हाँ। ऑलमोस्ट डिजर्विंग है। वही तो, इसलिए तो मेरा मेहनत क्वेश्चन सब था, क्योंकि करते हैं, मैंने कई तो बार अब नहीं हो पाता। 450 के देखी आसपास हैं इंटरव्यू पड़े हैं मेरे इस पे चैनल पे, पर जब मिलते हैं ना तो Change. इंटरव्यू हो गया, फिर उसके बाद या फिर ना भी हुआ, और जब सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके पहले किसी से मिले, ऐसे अभी भी हुए 23 में बहुत सारे देखा है मैंने जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था। उम्मीद है आप सभी को ये जो पंचायत हमारी सीरीज चल रही है, क्या सीजन 3 बोल सकते हैं, एपिसोड 3 बोल सकते हैं, Episode सीजन 1 एपिसोड 3, और पंचायत के कितने आ गए, 3 आ गए ना। 30 हमारे चौथा भी भी आ गया, हमारा आपका एपिसोड चौथा 3 हो गया है, 4th आने वाला है, वो डिस्कस होगा। ये चूंकि हमारा मेंस पे था, इसके पहले वाला जो अगर आपने देखा होगा वो प्री पे बेस्ड था, और ये मेंस पे, और नेक्स्ट वाला आएगा, हो सकता है यही लोग आपको मिले इंटरव्यू में भी, यहाँ पर भी। तो उसमें आपका इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे कवर होने वाले, और उम्मीद है मेंस के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इन लोगों ने क्लियर किए होंगे, और आपको कहीं ना कहीं ये जो सीरीज है पसंद आई होगी। वंस अगेन आप सभी का थैंक यू सो मच। Thank you so much. कैसा लग रहा है बस लास्ट में, ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्ट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लग रहा है हम लोगों क्या रहता था सिंगल पॉडकास्ट में, ये इशू है कि हम एक दूसरे अधिकारी से बात ही नहीं कर पाते। हमें भी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने को पता मिले। चलता है, डाइवर्सिटी बढ़िया। रहती है पॉइंट ऑफ व्यूज की, तो हमें भी अच्छा लगता है कि नई कुछ चीज़ छूट जानने रहा को होता है मिली। वो हाँ। समराइज हो Cover हो जाता और है। अब हम कहीं मिलेंगे तो हम इस पॉडकास्ट के थ्रू अलग हमारा बुलाएगा, अरे अपन वहाँ मिलेंगे, ये सब चीजें हो जाती है। बिल्कुल। और फिर से एक बार माफी अगर कुछ हुआ हो कि किसी को कम बोलने का मौका दिया हो। हाँ, हम नहीं, है ना? माफी मांगते हैं। क्योंकि रहता है कि आप लोगों ने भी टाइम निकाला अपना, जो चाहते थे अगर वो नहीं हो पाया हो, कोशिश थी मेरी कि जितनी भी हो चीजें हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और पॉडकास्ट के साथ में, किसी और सीरीज के साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद। भाई नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रीजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पर आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिलने वाली है।